अभी मैं खड़ा हूँ अफ्रीका की सबसे सेफेस्ट कंट्री के अंदर और यहाँ से किगाली से रवांडा की कैपिटल से मैं जा रहा हूँ अफ्रीका की सबसे डेंजरस कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आपने पिछले कुछ दिनों में अगर न्यूज़ सुनी होगी तो आपको पता होगा M23 रेबल जो है उन्होंने कॉन्गो के ईस्ट पार्ट पे जो है बिल्कुल कब्जा कर लिया है और हम वहीं पर जा रहे हैं। और अभी मैं हूँ मेरे होटल के अंदर, किगाली के अंदर। होटल से बाहर निकलते हैं और बाइक टैक्सी लेते हैं। बाइक टैक्सी वाले भाई यहीं पे खड़े हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा नूवूगोगो जो कि एक इनका बस स्टेशन है, वहाँ से बस लेकर मैं जाऊँगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की बिल्कुल बॉर्डर वाले शहर के ऊपर और वहाँ से हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। अभी जो है शाम के 2 बज चुके हैं तो पता नहीं हम कब तक वहाँ पर पहुँचेंगे। अगर आज पहुँचे तो आज ही हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। अगर आज रात को लेट हो गए तो क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए हम रात को तो वहाँ पर सेफ़ नहीं होंगे। इसीलिए अगर रात को ज़्यादा लेट हो गए तो कल सुबह बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो चलिए जल्दी से जो है बाइक टैक्सी के ऊपर बैठते हैं। यहाँ पर बाइक टैक्सी हर जगह आपको मिल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा सस्ती रहती है। लगभग 2-3 हज़ार में जो है आप लगभग 9-10 किलोमीटर भी जो है ट्रैवल कर सकते हो। और इनका रवांडा की करेंसी में $1 जो है वो 1400 रवांडन फ्रैंक बनते हैं। लगभग इंडिया के 90 रुपये जो है यहाँ के 1400 रुपये बन जाते हैं। तो चलिए बाइक के ऊपर बैठते हैं और अपना जो कॉन्गो का सफ़र है वो शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा जो है मैं इनका हाउसिंग एरिया भी आपको किगाली का दिखा देता हूँ कि किस तरह के हाउसिंग एरिया है। यहाँ पर रोड कैसे है देख सकते हो। यहाँ पर आपको सारी जगह फुटपाथ मिलेगी और हाउसिंग एरिया के अंदर आपको कोई भी मार्केट वगैरह नहीं मिलती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल शांति मिलेगी। देख सकते हो एनवायरनमेंट कितना बढ़िया है, चारों तरफ पेड़ पौधे दिखेंगे, एक भी कचरा वगैरह नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो इस सिटी को अच्छे से देख लो। लेकिन इसी सिटी से हम जा रहे हैं मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर मतलब गंदगी कचरा आपको काफ़ी मिलेगा, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट वगैरह नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ें रूल रेगुलेशन से चलती है। देखो बाइक पे कहीं पे भी जाना है तो दोनों लोगों को हेलमेट लगाने हैं और रूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस देश के अंदर। लेकिन कॉन्गो में हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कोई रूल नहीं है, कोई कुछ सिस्टम नहीं है, क्योंकि M23 एक रेबल ग्रुप जो कि रवांडा का ग्रुप है उसने कॉन्गो के ऊपर कब्जा कर लिया। तो वहाँ पर कोई रूल वगैरह आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी वो कंट्री सेफ़ नहीं है। और अपनी इंडिया की जो एडवाइजरी है वो ये बोलती है कि आपको वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं। और आपको जो ट्रांजिशन है वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि दुनिया अफ्रीका के सबसे सेफेस्ट कंट्री से सबसे डेंजरस कंट्री का सफ़र जो है वो कैसा रहता है। जो बाइक वाला भाई था उसके साथ बैठकर हम आ गए यहाँ पर बस स्टेशन। आप सामने देखो काफ़ी भीड़ दिखेगी, सामने बस स्टेशन है। यहाँ पर गवर्नमेंट बस तो चलती नहीं है, आपको पता ही है अफ्रीका के अंदर सब चीज़ें प्राइवेट है। तो ये एक बिल्कुल नई नवेली जैसी बस मिली है, वो मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। और ये जो है हमें डायरेक्टली बिल्कुल जो है बॉर्डर वाले शहर के अंदर छोड़ देगी। गिसेनी ऐसा कुछ नाम है उसका, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पे दिखता हुआ आएगा। और ये बस की सीट वगैरह मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। देख सकते हो अब क्या ज़बरदस्त सीट है, बहुत ही बढ़िया एकदम नई नवेली बस है। और इसका टोटल प्राइस जो है हमसे लगभग 12,000 रवांडन फ्रैंक मांग रहा है, जो कि $8 बनते हैं। तो ये मान लो 800 रुपये के आसपास जो है प्राइस बनता है। तो 800 रुपये में डायरेक्ट हमें छोड़ देगी और 2.5-3 घंटे में ये बोल रहे हैं कि पहुंच जाएंगे और 20 मिनट में यहाँ से निकल जाएगी। बाकी जो बड़ी बस अगर हम लेकर जाएंगे तो हम 5-6 हज़ार में भी पहुँच सकते हैं, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी, धीरे धीरे रुकती हुई जाएगी। तो चलो इस बस के अंदर अपना सामान रखते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लगभग हम बस स्टैंड पे 3 बजे आए थे और अभी 3:20 हुई है और बस जो है निकल चुकी है। आज तक अफ्रीका में कभी ऐसा नहीं होता है कि टाइम से बस निकले और टाइम से आपको पहुंचा दे, कभी भी ऐसा नहीं होता है। बुरुंदी भी मैं आपको दिखाया था कि 6:30 बोला था, 7-7:30 बजे जो बस निकली, यहाँ पर सही टाइम पे निकल गई। फ़र्क तो है यार रवांडा में और बाकी देशों में। और बस देखो कितनी खुली स्पेस है, देखो मैं मतलब आराम से ऐसे कर सकता हूँ और कोई बंदे को मैं टच नहीं कर रहा हूँ। और आगे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। लेकिन बाकी आपने वेस्ट अफ्रीका की सीरीज़ देखी होगी तो उसमें देखो कितनी भीड़ रहती थी। मतलब इतनी बड़ी बस में तो लगभग 25 से 30 लोग बैठ कर जाते थे और यहाँ पर सिर्फ 8-9 लोग बैठे हैं ड्राइवर के साथ। बहुत ज़्यादा स्पेस है, देख सकते हो सामने भी बस कितनी मॉडर्न है
और ये मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक भी है, बिल्कुल नई टोटली बस है, सब कुछ आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी यहाँ पर चार्जिंग वगैरह की, मतलब कि इतनी महंगी भी नहीं है। सही देखे, इससे ज़्यादा पैसे तो हमने वेस्ट अफ्रीका में दिए थे और इतनी खटारा बस, मतलब आज तो फिर भी हम कुछ सीट के ऊपर बैठे, वहाँ तो लोहे पर बैठकर ट्रैवल करते थे और आपको बेल्ट जो है लगाना पड़ता है। देखो पीछे भी जो है बंदे को बेल्ट लगाना पड़ता है और सच में इस कंट्री के अंदर रूल फॉलो किए जाते हैं। शाम के बज चुके हैं 6 और थोड़ी देर हमारी बस रुकी है पानी पूनी पीने के लिए। मतलब सनसेट हो चुका है। मैंने सोचा नहीं था कि रवांडा देश जो है वो इतना सुंदर होगा। रास्ते में इतने सुंदर सुंदर पहाड़ आए हैं। जो सनसेट का टाइम था वो बहुत ही सुंदर था। मतलब कहीं पर भी देखो आपको गंदगी वगैरह, कचरा, प्लास्टिक पूरे देश के अंदर कहीं पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ तक कि ये देखो गाँव वगैरह देखोगे तो बिल्कुल साफ सड़कें। मतलब ये जो रोड आप देख रहे हो ना, इस पे हमको चलते हुए लगभग जो है 120 किलोमीटर हो गए हैं और एक सिंगल गड्ढा वगैरह जो है इस रोड पे आपको नहीं दिखाई देगा। मैंने सच में सोचा नहीं था कि रवांडा की, सिर्फ हमने सोचा था कि कैपिटल ही जो है सिर्फ साफ सुथरी और अच्छी होगी। नहीं, रास्ते में जितने भी टाउन गांव आए हैं सब के सब इतने सुंदर थे, मज़ा आ जाएगा सच में। अगर कोई भी बंदा इंडिया से देख रहा है वो ये सोचता है ना कि अफ्रीका जो है वो बिल्कुल ही गरीब है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये भाई भूल जाओ, वो टाइम निकल गया है। रवांडा एक ऐसा देश है कि यहाँ पर, मतलब मैं सच में बोल सकता हूँ कि लोग बुरा मानेंगे, लेकिन इंडिया से भी ज़्यादा साफ़ सफाई, मतलब नो डाउट, ये मैं बिना डाउट के बोल सकता हूँ कि इंडिया से साफ़ सफाई आपको कोई भी टाउन में चले जाओ, रवांडा के इंडिया की सबसे साफ़ सुथरी सिटी यहाँ की सबसे गंदी सिटी से भी साफ़ मिलेगी आपको। चलिए अभी गाड़ी में दोबारा बैठते हैं और निकलते हैं। सिर्फ यहाँ से 1 घंटा बाकी बचा है और 1 घंटे में हम जो है बिल्कुल कोंगो की बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे। गाड़ी में बड़ी कंफर्टेबल राइड है, बहुत ही स्मूथ राइड बिल्कुल। भाई कैसा लगा रवांडा? बहुत खूबसूरत है ना, बहुत ज़्यादा ग्रीन, मतलब, बहुत साफ सुथरा। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता इतना खूबसूरत है यार। मतलब और इतना क्लीन है रोड, एक भी खड्डा नहीं मिला बीच में रोड पे, इतना मक्खन जैसा रोड है पूरा। चलिए भाई अभी वापस बैठते हैं गाड़ी के अंदर और निकलते हैं। रात के 7:24 हुई है और हमारे बस वाले भाई ने हमें फाइनली जो है गिसेनी सिटी के अंदर छोड़ दिया है। यहाँ से जो बॉर्डर है वो लगभग जो है सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, मतलब ज़्यादा बिल्कुल भी दूर नहीं है यहाँ से बॉर्डर। और हमारा होटल यहाँ से 600 मीटर दूर है। हमने booking.com से बुक करवा लिया था और अभी जो है हमारे पास कैश नहीं है, तो इस सिटी के अंदर थोड़ा सा देखते हैं कैसा माहौल है। थोड़ा बहुत आपको सिटी भी दिखा देंगे रवांडा की। वैसे सही बताऊं तो देख सकते हो काफ़ी साफ़ सुथरी सिटी है। थोड़ा बहुत मैं आपको सुबह भी दिखा दूंगा, लेकिन रात को भी आप देख सकते हो बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ मेरे को रवांडा की बड़ी मस्त लगी कि सच में हमने सोचा नहीं था कि रवांडा की हर जगह जो है इतनी बढ़िया होगी। देखो चलने के लिए फुटपाथ है, सड़कें अच्छी बनी हुई है और देख सकते हो आप सामने आपको डस्टबिन भी दिखेंगे। क्या यार, मुझे ना बड़ा कई बार दुख होता है कि हमारे देश जो है ऐसे क्यों नहीं है। अफ्रीका के बिल्कुल गरीब देश है, मतलब सच में महीने में लोग $50-60 भी नहीं कमा पाते हैं और फिर भी आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया जो गवर्नमेंट है इनको सर्विस देती है। मैं सोच रहा था रास्ते में कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पर कैसे है अगर ये दुनिया का वन ऑफ द गरीब देश है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर करप्शन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत करप्शन होगा, इसीलिए जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आता है वो डेवलपमेंट में जब लगता है, अगर 100% आपका जो अलॉट हुआ है पैसा, तो उसमें से लगभग 90 से 95% पैसा लग जाता है कि छोटी मोटी थोड़ी बहुत करप्शन होती है, 1-2%, 5% की। अपने देशों की तरह नहीं कि इतनी करप्शन हो। आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है। देखो शॉपिंग जो मार्केट है वो अलग बनी हुई है, इसके सामने गाड़ियों के पार्किंग अलग है, फुटपाथ अलग है, पेड़ पौधे अलग से लगे हुए हैं, क्लीनिनेस अलग से है, हर जगह डस्टबिन दिखेगी, कोई पी पैं कोई शोर नहीं कर रहा है। तो ये है रियलिटी रवांडा की। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, मैं यूरोप के अंदर नहीं हूँ।
सामने एक बैंक मिल गया है और यहाँ पर जो है एटीएम है, तो अनस भाई जो है उसमें से पैसे निकलवा रहे हैं और हम जो है यहाँ से होटल में जाने की कोशिश करें या फिर बॉर्डर पे जाएं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। और यहाँ पर कुछ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो हम सोच रहे हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट में चलते हैं। वहाँ पर जो इंडियन भाई यहाँ पर रहते हैं उनको कोंगो की सिचुएशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता होगा, उनसे बात करके जो है फिर ही हम देखेंगे। क्योंकि वैसे बॉर्डर तो शायद हमने ऑनलाइन देखा था कि 11 बजे तक खुली रहती है, लेकिन सब ये बोलते हैं कि अंधेरा होने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, बॉर्डर क्रॉस करनी नहीं चाहिए कोंगो के लिए यहाँ से, मतलब सच में बहुत ज़्यादा डेंजर है। एक ऐसे ग्रुप ने कब्जा कर रखा है कि जो मतलब जो भी बंदा उस ग्रुप को फॉलो नहीं करता उसको जान से मार देता है। AK-47 बंदूक रखते हैं। आपको उसके बारे में डिटेल में आगे वहाँ पर जाकर ही बताएंगे। लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे, फिर उन्होंने बोला कि हाँ रात को क्रॉस कर सकते हो, अगर सेफ़ है फिर ही जो है हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, नहीं तो जो है यहाँ पर होटल लेकर रुक जाएंगे। वैसे हमने होटल पहले ही देख रखा है, क्योंकि हम कोई भी जो है सिचुएशन को प्रॉब्लम में क्रिएट नहीं करना चाहते थे। क्योंकि आपको पता है ये रवांडा जो है यहाँ मतलब क्योंकि यहाँ से बॉर्डर जो है वो सिर्फ और 2 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हमने सोचा कि क्या पता यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, इसलिए हमने होटल पहले ही थोड़ा बहुत देख लिया था, आइडिया का लगा लिया था। काफ़ी देर सोचने के बाद हमने सोच लिया कि यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि इस टाइम बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपको कुछ दिखा भी नहीं पाएंगे वीडियो में, इसीलिए हमने सोचा कि यहीं पर होटल ले लेते हैं। तो booking.com पे हमने सामने आप देख सकते हो एक होटल देख लिया और यहाँ पर पैदल चलकर आ गए। अभी जो है बिल्कुल अंधेरा हो गया, आपको पता ही है कि रात को जो है कुछ दिखता नहीं है, वीडियो बनाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो अब मैं आपको सीधा सुबह मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, अगले दिन की सुबह हो गई है और हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि कोंगो की बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। अभी तक हमें पता नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसा होगा, लेकिन उससे पहले जो है आपको मैं मेरा होटल का रूम दिखा देता हूँ कैसा है। ये देख सकते हो, ऐसा कुछ हमें रूम मिला था $13 का। ये अनस भाई है। भाई एक्साइटेड हो भाई? मजेदार, मजा आएगी भाई कोंगो जाने में, मजा आएगी भाई। चलिए फिर यहाँ से हम चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट और थोड़ा बहुत चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर जो है बॉर्डर की तरफ निकलते हैं क्योंकि वहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। वैसे हम कल रात गए थे इंडियन रेस्टोरेंट, वो स्टोरी आपको थोड़ी आगे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए भाई इस होटल को अब चेकआउट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बाहर से जो है मेरा होटल कुछ ऐसा दिखता था, बिल्कुल जैसे ये समझ लो घर ही है, किसी ने अपने घर के अंदर होम स्टे जैसा बना रखा है। 1-2 रूम जो है तैयार कर दिए हैं और इसका नाम जो है होटल रख दिया है ब्लू मून। बाकी कोई मतलब ऐसा स्पेशल कोई होटल नहीं था, इसीलिए जो है काफ़ी सस्ता मिल गया 2 लोगों का, सिर्फ और सिर्फ $13 का। और यहाँ पर आपको अगर मैं कैमरा घुमाकर दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पर सच में फ़ील होगा कि मैं रवांडा के अंदर नहीं हूँ। यहाँ पर आपको बुरुंदी में जैसी सिटी दिखाई थी या बुरुंदी में जैसी सड़कें वगैरह गलियाँ दिखाई थी, तो वैसी आपको दिखेगी। सारी गलियाँ काफ़ी टूटी फूटी है और घर भी जो है काफ़ी आपको पुराने दिखाई देंगे। और बिल्कुल पहाड़ के अंदर बसी हुई है ये सिटी, ये देख सकते हो, ये पूरा बड़ा सा पहाड़ है। मतलब यहाँ पर ये गली ख़त्म हो जाती है। रात को तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि ये पहाड़ है, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो अभी जो है यहाँ से इंडियन भाई की जो दुकान है सीधा जाके राइट लेते ही यहाँ से सिर्फ 300 मीटर है। मैं अनस भाई का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाते हैं, फिर आपको इंडियन भाई से मिलवाते हैं वहाँ पर लाइफ कैसी है। और एक चीज़ जैसे कि आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो या फिर मैंने इस वीडियो में भी आपको बोला था कि जो है रवांडा इतना ज़्यादा डेवलप कैसे हो गया, इतनी गरीब कंट्री होने के बाद भी। मतलब कि पैसा जो है इनके पास खाने पीने का ही नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट में इतना पैसा कहाँ से लग गया। तो वो चीज़ मैंने बोला था हो सकता है कि करप्शन नहीं है, लेकिन कल रात को बैठकर मैंने ढंग से रिसर्च किया, बहुत लोगों के आर्टिकल पढ़े, बहुत सारे रिपोर्टर ऐसे हैं जिन्होंने डीपली अंदर जाकर इन चीज़ों के रिसर्च किया है, तो निकला कुछ और ही है। पैसा रवांडा का खुद का नहीं है भाई, वो आपको अगर जानना है तो सच में पूरी हिस्ट्री मैंने डिटेल्स में जो है सर्च करके नेक्स्ट वीडियो में, गोमा वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि सारा पैसा जो है ये DRC कोंगो से चुरा कर जो है रवांडा अपनी जो कंट्री है वो डेवलप कर रहे हैं। सामने जो आप आयात लिखा हुआ देख रहे हो ये जो है इंडियन रेस्टोरेंट है। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से भी गलियाँ आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी प्रॉपर गलियाँ बनी हुई दिखाई देगी आपको, फुटपाथ अलग से मिलेंगे, डस्टबिन वगैरह जो है ढंग से आपको हर जगह लगे हुए दिखाई देंगे। और आप यहाँ पर आओगे रवांडा में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप सोचोगे कि बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट इतना अच्छा काम तो कर ही रही है। और इलेक्शनों में
जब भी इलेक्शन होते हैं यहाँ पर तो एक ही पार्टी जीतती है और एक ही बंदा जीतता है जिसको जो है 98% वोट मिलते हैं। तो उसका कारण ये है कि भाई वो जो है सारी ओपोजिशन को दबा कर रखते हैं। पॉल कागामे उनका नाम है, वो 2000 से लेकर आज तक 2026 आ गया और तब तक जो है ये जो सेम ही प्रेसिडेंट है। तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। वो थोड़ी बहुत आपको चीज़ें आगे एक्सप्लेन करूँगा, मैं बताऊँगा। और सामने ये जो है अपना रेस्टोरेंट है, इसमें खाना पीना करते हैं कुछ थोड़ा बहुत और फिर यहाँ से कोंगो की बॉर्डर की तरफ निकलेंगे। ये अपने इंडियन रेस्टोरेंट से जो है हमने थोड़ा बहुत खाना पीना कर लिया है, कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह पी लिया और अभी जो है भाइयों ने बोला है कि तुम जो बड़ा बैग है वो यहीं पर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि बॉर्डर पे चेकिंग वगैरह काफ़ी होती है। और आपको पता ही है कि M23 जो है वो रेबल्स ने जो है ये बॉर्डर कैप्चर कर रखी है, मतलब कोई सरकार नहीं है, कोई एक ग्रुप है मिलिशिया का, उसने पूरी बॉर्डर कैप्चर कर रखी है। तो वही जो है हमारी इमिग्रेशन चेक करेंगे, वही जो है हमारे पासपोर्ट पे जो है स्टैंप लगाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हो सकता है कि तुम्हें दिक्कत कर दे, क्योंकि हम तो यहीं पर रहते हैं, दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हमें जो है आधे लोग जानते हैं, लेकिन तुम जो है बड़ा बैग वगैरह यहीं पर छोड़ के चले जाओ ताकि आपको वहाँ पर बॉर्डर पर दिक्कत ना हो। तो उन्होंने ही हमारा बाइक करवा दिया। यहाँ से हम बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। इस जिंसी सिटी के अंदर भी जो ना 2 बॉर्डर है कोंगो के साथ, जो 2 बॉर्डर लगती है, एक को पतित बैरियर बोलते हैं, एक ग्रैंड बैरियर बोलते हैं। वो कहते हैं कि पतित बैरियर पे तो जो पैदल पूदल लोग जाते हैं वो क्रॉस करते हैं और उस बॉर्डर पे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो कहते हैं कि आप ग्रैंड बैरियर जो बड़ी बॉर्डर है उस पे चले जाओ। तो ये बाइक वाला भाई जो है, ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों एक आस पड़ोस में ही है दोनों बॉर्डर, तो इसीलिए हम ग्रैंड बैरियर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। भाई सच में बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। यहाँ पर इंडियन भाई जितने भी मिले हैं उनसे काफ़ी बातें हुई, सब बोल रहे हैं कि सच में काफ़ी जो है प्रॉब्लम चल रही है। और जितने भी इंडियन भाई रहते हैं उधर, मतलब ज़्यादातर जो है वो अपनी दुकान उधर है उनकी, लेकिन रहते इस टाउन के अंदर है, घर वगैरह उनके इस टाउन में है। तो डेली जो है वो सुबह सुबह 8-9 बजे के आसपास बॉर्डर पे जाते हैं और शाम को 6 बजे जो है बॉर्डर से वापस आकर इधर सो जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर रात को काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हमें भी अभी पता नहीं है कि हम रात को वहाँ पर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, क्योंकि सच में जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत बड़ी है। M23 के बारे में आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा, तब आपको सच में समझ आएगा कि सच में प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और रवांडा के अंदर जो है आप इस ग्रुप के बारे में बात भी नहीं कर सकते किसी भी बंदे से, क्योंकि टोटली जो है कब्जा जो M23 का है वो जो फंडेड है वो यहीं से है, मतलब पैसा वगैरह जो है फुल ठोक के रवांडा उनको देता है ताकि वहाँ के जो मिनरल निकाल के उनको इलीगली बेच सके। बहुत बड़ी स्टोरी है, वो आपको मैं आगे वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। बस आप इतना समझ के रखो कि ये M23 जो है उसकी अगर आपको स्टैंप लग जाए तो रवांडा एंट्री दे देता है, लेकिन बुरुंदी में हम जाएंगे तो बुरुंदी एंट्री भी नहीं देता है अगर आपके पासपोर्ट पे उस ग्रुप का स्टैंप लगा हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खतरनाक ग्रुप है। चलो देखते हैं, जैसा भी होता है आपको सब कुछ वीडियो में जानने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड हूँ, मतलब एक ऐसी यूनिक कंट्री है ना कोंगो की, मतलब जो दुनिया में आप कहीं पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते वो एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर करने को मिलेगा। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है लेकिन पुअरेस्ट भी है। उस जो रिचेस्ट जहाँ से बन सकती है उसी की वजह से कोंगो जो है पुअरेस्ट बन गई है, क्योंकि वहाँ पर माल जो है मिनरल्स वगैरह इतने दबे हुए हैं कि हर बंदा जो है दुनिया में उसको एक्सप्लॉइट करता है वो मिनरल्स उनसे छीनने के लिए। अगर नॉर्मली मिनरल्स वहाँ से अगर कोंगो सिर्फ अकेला निकाल ले तो उसकी इकोनॉमी US से, अमेरिका से भी बड़ी हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोंगो का पोटेंशियल कितना है। तो चलो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। सच में अगर आप दुनिया की फ़िक्र करते हो ना तो आपको ये वीडियो और इससे आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आप ये अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान के अंदर जो वॉर चल रहा है उसके बारे में भूल ही जाओगे, मतलब कि उससे बड़े बड़े वॉर कोंगो के अंदर लड़े गए हैं। बॉर्डर पे हम पहुंच गए हैं। बॉर्डर जो है रेस्टोरेंट से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे थी। बाइक जो है सिर्फ हमें 5 मिनट में यहाँ पर लिया है। और सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है इनका इमिग्रेशन ऑफिस है, काफ़ी सुंदर लग रहा है रवांडा वाली साइड का। तो देखते हैं, अंदर चलते हैं। और जो हमें यहाँ पर भाई मिले थे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ इंडियन जो है यहाँ पर रहते हैं लेकिन उस साइड जाकर काम करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं बॉर्डर पे खुद आ रहा हूँ, तुम्हारा सारा प्रोसेस मैं खुद करवा दूंगा, क्योंकि वो जो है दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो जो है यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर वगैरह को सबको जानते हैं। तो अभी यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड तो है नहीं, तो चलिए अंदर चलते हैं और अपनी स्टैंप लगवाते हैं। और दूसरी साइड आपको अब मैं उस साइड मिलता हूँ, गोमा में, कोंगो की साइड मिलता हूँ आपको मैं।
ये ना एग्जिट का है, वापिस आओगे ना तब ये बिल्डिंग में आना है। अच्छा। जाते का- एग्जिट का स्टैम्प यहाँ से, मतलब ये रवांडा का नहीं, एग्जिट। इधर 2 ऑफिस होती है, रुवांडा और कॉन्गो की दोनों, और ये अच्छा। यहाँ आने के लिए है। अच्छा, समझ गया, वहाँ पर दोनों एक साथ लगेगा, यहाँ पर दोनों एक साथ लगेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर चले जाना, ठीक है। चलिए सर, ठीक ओके, है। फिर आते थैंक यू, मिलते हैं आपको। हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर अपने को इधर Excuse- पीछे आप मेरे देख सकते हो, ये है कोंगो की बॉर्डर। यहाँ पर वन स्टॉप बॉर्डर होती है, रवांडा और कोंगो एक जगह ही जो है आपकी एंट्री और एग्जिट की स्टैंप लग जाती है। अभी जो है मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में आ गया है। पहले क्या करना पड़ता है, आपको जो है वीज़ा लेना पड़ता है कोंगो का। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ता है, वहाँ से आप कोंगो का वीज़ा लेते हो जो कि $50 का है, 7 दिन का मिलता है। और फिर जो है आपको लाइन में लगना पड़ता है, एंट्री की एग्जिट की स्टैंप लगवानी पड़ती है। रवांडा की सेम ही बिल्डिंग में सब काम हो जाएंगे, और फिर जो है आपको एंट्री की स्टैम्प कोंगो के अंदर लगवानी पड़ती है। सब कुछ प्रोसेस बहुत इजीली हो गया, $50 लगे। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ हमारा प्रोसेस जो है वो इजीली क्यों हुआ। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि इंडियन भाई जो रहते हैं, मैंने आपको बताया था, जो शाम को जो है कोंगो जाते हैं और दिन में जो है कोंगो जाते हैं, शाम को रवांडा आ जाते हैं। तो ये भाई है मिसबा भाई, इन्होंने जो है गाड़ी के अंदर बैठे हैं। ये स्पेशल हमें गोमा साइड से, कोंगो की साइड से हमें गाड़ी पे लेने आ गए इधर बॉर्डर के ऊपर, और इन्होंने ही सारा प्रोसेस करवाया। मतलब जो यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो सब इनको जानते थे, मिसबा भाई को, उनसे भी आपको मैं मिलवा दूंगा। तो इसीलिए सारा प्रोसेस ईजिली हो गया। अगर हम खुद करवाते तो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो चलिए अभी जो है मिसबा भाई के साथ गाड़ी में बैठते हैं और गोमा में निकलते हैं, क्योंकि इनकी जो शॉप है वहीं पर है, लेकिन रहते ये रवांडा के अंदर है। तो डेली जो है इनके पासपोर्ट पर 4 स्टैंप लगती है। ये है मिसबा भाई जिनकी मैं बात कर रहा था। भाई बहुत बहुत थैंक यू यार आपका। अगर आप ना होते तो हमारी एंट्री मुश्किल ही थी, क्योंकि भाई के जो है इमिग्रेशन ऑफिसर जानकर थे, तो भाई ने काफ़ी हमारी मदद की और स्पेशल गाड़ी लेकर लेने आए हमें। भाई सच में बहुत थैंक यू, आपने काम छोड़कर हमें यहाँ पर लेकर आए। और बंदों के लिए कुछ भी है। थैंक यू। और ये भाई जो है गुजरात से है, और यहाँ पर आपको ना काफ़ी आर्मी वगैरह दिखती है, आप देख सकते हो। इस साइड भी थोड़ी सी मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस साइड आपको आर्मी दिखेगी। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, बॉर्डर के ऊपर क्या था कि वहाँ पर इंडियन आर्मी के बंदे खड़े थे बहुत सारे, आपने क्लिप देखी होगी छोटी सी, और वो सारे इंडियन आर्मी के थे। और वो लोग जो है यूएन के पीस कीपर के अंदर, इंडियन आर्मी की जो फोर्स जाती है, वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी यूएन की पीस कीपर आर्मी भी यहीं पर है। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पीस कीपर के जो लोग हैं यूएन के, वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर ही काम करते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है आप समझ ही नहीं सकते हो। मतलब अगर पूरी रात लगाकर 2-3 दिन लगाकर आप अच्छे से अच्छे लोगों की रिसर्च पढ़ोगे, तब ही जाकर आपको अच्छे से समझ आएगी। तो थोड़ा सा आपको गोमा शहर दिखा देते हैं, फिर जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है पूरा अच्छे से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में अच्छे से आपको डिटेल में बताएंगे। फाइनली जो है गोमा के अंदर एंट्री कर ली है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब एक ऐसी कंट्री है जिसका मतलब सपना देखते हैं कि इस कंट्री के अंदर विज़िट करेंगे, यहाँ की लाइफ कैसी है वो आपको दिखाएंगे। और मिसबा भाई की आपको मैं पहले दुकान दिखा देता हूँ। ये जो है गोमा टेलीफोन, ये मिसबा भाई की दुकान है। दुकान यहीं पर है भाई की, रहते रवांडा के अंदर हैं, और डेली जो है शाम को अंधेरा होने से पहले निकल जाते हैं, क्योंकि भाई ने स्पेशल बताया कि अंधेरा होने के बाद यहाँ पर आप रुक नहीं सकते हो। और ये बंदा जो है ना, मैं गाड़ी से उतरते ही नॉर्मली इसको बोला, और ठीक है भाई, ये देखो भाई ठीक है बोलता है यार, कमाल है। मतलब इतने इंडियन यहाँ पर रहते हैं कि इनको थोड़ी थोड़ी हिंदी सिखा दी है। और यहाँ पर मतलब जब 23 नंबर वालों ने यहाँ पर जो है अटैक किया था, जब कब्जा किया था, तो मिसबा भाई की सारी दुकान लूट गई थी। मिसबा भाई से उसके बारे में भी बात करेंगे। वो आपको जो है मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करना। सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। भाई बोलो। अगला वीडियो देखना, बहुत मज़ेदार होने वाला है।
सब्सक्राइब के लिए। सब्सक्राइब कर दो भाई, हाँ, कर करो। दो मेरे लिए भी बोलो ना। हाँ भाई यार, अनस भाई को भी सब्सक्राइब करो। तो भाई ये क्या करते हैं मालूम, मेरे से बोल देते कि भाई सब्सक्राइब करने बोलो, मैं बोल देता हूँ, लेकिन मेरा क्या भाई, मजाक बना रहे हो तुम, मजाक बना रहे मी हो। ब्रदर। इनको भी करो चलो सब्सक्राइब। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।